वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? हाल चाल कैसा है आप सभी का? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। विधि मेड इजी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, जो किन्हीं कारणोंवश पटरी पर से उतर गया था। मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया, बट आज उस वीडियो को फिर से जो है, मतलब उस लेक्चर सीरीज को जो है फिर से पटरी पर लाने के लिए आ गया हूँ। और जो धारा बचा था हमें पढ़ाना, आई थिंक मैंने सेक्शन नंबर 5 तक पढ़ाया था, है ना। ओकेजन, कॉज और इफेक्ट जो है मैंने बताया था। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेकर के आया हूँ अभी, वो है सेक्शन नंबर 6 पर, जो कि कल तक इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 का ये सेक्शन नंबर 8 हुआ करता था, मगर आज ये अपने नए कानून में धारा 6 में आया है, जिसका उद्देश्य है भाई, जिसका तात्पर्य यही है बताने का, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट को। ठीक है, देखिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि खुद चेंजेस आया है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो कल तक जो सेक्शन 8, 9, 10 में हुआ करता था, आज उससे 2 पीछे चल रहा है, बस यही कहूँगा और कुछ भी नहीं कहूँगा। बस सेक्शंस को ऊपर नीचे लाया गया है इस बार वाले कानून में, अदरवाइज जैसा का तैसा ही है, कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखने को मिला है। तो ठीक है, तो हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से नवरात्रि का ये पावन अवसर चल रहा है, शुभ दिन चल रहा है, तो माँ का एक बार नाम लेकर के, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि रूपेण का मतलब बुद्धि प्रदान करने वाली, है ना। तो आप और हम सभी यहाँ पर जो है केवल और केवल ज्ञान को अर्पित करने के लिए ही बैठे हैं। पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही है, ज्ञान को अर्पित करो और सही जगह उसको लगाओ। वरना बहुत से लोग समाज में ऐसे घूम रहे हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपको जो है पढ़ने में मन लग रहा है, पढ़ने लिखने के लिए आपके माँ पापा जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आइदर अच्छे अच्छे बुक्स दे रहे हैं, घरों में जो है हर तरह का सुख सुविधा मिल रहा है। तो इस तरह के सुख सुविधा का मिसयूज ना करते हुए जो है केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जज बनिए, बड़े वकील बनिए, अच्छे कॉरपोरेट सेक्टर में जाइए, खूब पैसा कमाइए और खूब आराम से रहिए, है ना। तो आइए सेक्शन नंबर 6 जो कि कहता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। क्लास को लेंदी नहीं ले जाए, इसलिए मैं जो है ना लिख दिया, ताकि ये क्लास जो है लेंदी नहीं हो। तो मोटिव का मतलब होता है आशय, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब होता है पूर्ववर्ती आचरण या बाद का आचरण। प्रीवियस आचरण, सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब बाद का आचरण। ठीक है, इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कहा गया है कि यह तीनों रेलेवेंट होगा धारा 6 के तहत। मोटिव भी रेलेवेंट होगा, प्रिपरेशन भी रेलेवेंट होगा, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी रेलेवेंट होगा तुम्हारा सेक्शन नंबर 6 के तहत। ठीक है, अगर बेयर एक्ट होगा आप सभी के पास, तो बेयर एक्ट ओपन करके बैठेंगे, तो वहां मैंने बेयर एक्ट के लैंग्वेज को ही तोड़ करके जो है ना लिख दिया, क्योंकि बेयर एक्ट का लैंग्वेज अगर देखोगे तो बड़ा ही एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विद सोर्स और कंस्टिट्यूट अ मोटिव, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ना कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा लेंथीएस्ट लिखा गया है। तो मैंने सोचा कि इसको तोड़ के ही लिखते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखो, सेक्शन नंबर 6 का पहला पैराग्राफ जो कि कहता है, अगर बेयर एक्ट होगा क्या कहता है, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट।
मतलब इस सेक्शन का करने का मतलब यही हो गया कि कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य रेलेवेंट, सुसंगत होगा, कोई भी फैक्ट रेलेवेंट होगा यदि वह पार्टिकुलर फैक्ट, मतलब जिसके बारे में बता रहा है, या तो वो शो करना होगा या उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा किसी मोटिव या प्रिपरेशन को। मतलब पहला पैराग्राफ यही कह रहा है कि कोई भी फैक्ट रेलेवेंट होगा यदि वह फैक्ट, यदि वह पार्टिकुलर फैक्ट शो करे, कॉन्स्टिट्यूट करे, किसको, किसी मोटिव को या प्रिपरेशन को, मतलब आइदर आशय को या उस आशय से रिलेटेड तैयारी को, है ना। ठीक है, अगर दूसरी बात पे आए, मोटिव होता क्या है? मोटिव होता क्या है? तो मोटिव एक लार्जर गोल है, लार्जर गोल है। आप सभी लोग वकालत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सभी का आशय होगा, मोटिव होगा। क्या मोटिव होगा? इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कॉज और मोटिव के बीच का अंतर। कॉज क्या था? तो इंटरमीडिएट एक्शन था, जैसे कि इंटेंशन तुम्हारा, है ना। लेकिन मोटिव क्या है? तो एक लॉन्ग टर्म गोल है भाई, है कि नहीं। आप और हम मिल करके वकालत पढ़े, वकालत की पढ़ाई इसलिए किए हैं ताकि कल को अच्छा जज बने, है ना, और अच्छे वकील बने, अच्छा पर्सनालिटी हो हमारा जो है एडवोकेसी लाइन में, लिटिगेशन के लाइन में, है ना, अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। हमारा शॉर्ट टर्म क्या है भाई? कि हम पढ़ रहे हैं। क्या कारण बना है? कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस पढ़ने का कारण क्या है? कारण यही है कि भाई हम जो है कल को जज बनेंगे, एडवोकेसी लाइन में जाएंगे, अच्छे एडवोकेट बनेंगे, अच्छा लिटिगेशन में नाम कमाएंगे, अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे। तो उसी तरह देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि मोटिव एक लार्जर गोल है जो कि किसी व्यक्ति को पुल करता है एक पार्टिकुलर एक्ट करने को। देखो ना, हमें और तुम्हें पुल नहीं किया क्या? ये मोटिव किया ना, किया ही है कि हमें इस समय क्या कहा रहा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पुल कर रहा है पढ़ने को, इसलिए ताकि हमारा जो मोटिव है जज बनने का, हमारा जो मोटिव है एडवोकेसी लाइन में अच्छा नाम कमाने का, अच्छा एडवोकेट बनने का, बड़ा एडवोकेट बनने का, अच्छे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का, उसको करने का, ठीक है ना। तो मोटिव क्या है? कि किसी भी पर्सन को पुल करता है किसी भी पार्टिकुलर एक्ट को करने में, ठीक है। मोटिव ही डिसाइड करेगा क्वांटम ऑफ सेंटेंस को, आशय ही डिसाइड करेगा सजा का भी, किसको किस तरह का सजा मिलेगा, ठीक है ना, आशय, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन क्या होता है भाई? प्रिपरेशन होता है किसी तरह का अरेंजमेंट करना या कोई ऐसा एक्ट जो तुमको ले जाता हो कमीशन ऑफ रॉन्ग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल देखना, उसमें मोटिव और प्रिपरेशन दोनों आएगा, ठीक है, साथ ही साथ इंटेंशन भी आएगा। देखो क्या बताएं हम, हाँ, ए नाम का लड़का है, ठीक है, उसको बहुत तेज भूख लगा है। ए नाम के लड़के को बहुत तेज भूख लगा है। सामने वो देखा है कि एक बेकरी शॉप है। क्या हुआ भाई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए नाम के लड़के को बहुत तेज भूख लगा है और सामने उसने क्या देखा है कि एक बेकरी शॉप है। वो क्या उसका मोटिव होगा? कि अपने भूख को मिटाना। अब उसके दिमाग में क्या इंटेंशन उत्पन्न होगा? कि भाई हमारे पास तो पैसा तो है नहीं, चूंकि उसके पास पैसा नहीं है, गरीब लड़का है, भूख बहुत तेज लगा है, तो भूख मिटाने के लिए चोरी करेगा। इंटेंशन क्या है उसका? चोरी करना। क्यों? किस उद्देश्य से वो चोरी किया है? अपना भूख मिटाने के लिए। तो देखो उसमें मोटिव भी आ गया, इंटेंशन भी आ गया। अच्छा, प्रिपरेशन का बात करें जरा। अभी मैंने बोला कि उसमें प्रिपरेशन कैसे। अब उस चोरी को अंजाम देने के लिए वो उस दुकान के आसपास भटक रहा है, ठीक है, उस दुकान में चुपके से गया और व्हाटएवर वो अरेंजमेंट किया चोरी करने के लिए, तो वो उसके किसको दर्शा रहा है? उसके प्रिपरेशन को दर्शा रहा है कि नहीं? तो
एग्जाम्पल से ही मैंने समझा दिया मोटिव क्या है, प्रिपरेशन क्या है ना। साथ ही साथ मैंने इंटेंशन भी बताया। और क्या बता दूं, और एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि तुम्हारा, चलो अच्छे से बताता हूँ। अंशु नाम का लड़का है, ठीक है। अंशु नाम के लड़के को राजा नाम के लड़के के साथ दुश्मनी हुआ है पैसे को लेकर के। अंशु नाम के लड़के को राजा नाम के लड़के के साथ दुश्मनी हुआ है पैसे को लेकर के। राजा अंशु का पैसा नहीं लौटा रहा था, बहाने पे बहाने दे रहा था। अंशु ने क्या किया, अंशु ने क्या सोचा है, अंशु का मन में अब मोटिव आ चुका है, उद्देश्य आ गया है कि राजा तो पैसा लौटा नहीं रहा है, मार देंगे हम इसको, राजा को हम जान से मार देंगे, ठीक है। तो अंशु क्या किया, दुकान मतलब जहाँ बंदूक वगैरह मिलता है वहाँ गया, वहाँ से बंदूक खरीद के ले आया, गोली खरीद के ले आया। तो 2-3 दोस्त को तैयार किया कि राजा के घर में जाएंगे चुपके से, इस समय जाएंगे, तुम गेट पे रहना, हम अंदर जाएंगे, तुम गेट पे बाहर खड़े होकर के देखते रहना कोई आ तो नहीं रहा, हम उसके रूम में जाएंगे, सोते समय मार देंगे। तो गेट पे रहना, लोगों को खड़ा करना, गोली खरीदना, बंदूक खरीदना, ये प्रिपरेशन को बता रहा है। उस रॉन्ग कमीशन, उस कमीशन ऑफ रॉन्ग को करने के लिए क्या बता रहा है, एक अरेंजमेंट को बता रहा है। तो ये प्रिपरेशन भी आ गया। इंटेंशन क्या था, क्या है इंटेंशन, क्यों मारना है इंटेंशन, क्योंकि राजा जो है अंशु का पैसा नहीं लौटा रहा है, यानी मेन मोटिव क्या है, अंशु का पैसा वापस लाना। पैसा तो वापस दे नहीं रहा था, मार देंगे, है ना। तो देखो उसमें मोटिव भी आ गया, प्रिपरेशन भी आ गया, इंटेंशन भी आ गया। आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। वही प्रिपरेशन कर रहा है, अरेंजमेंट करना या कोई ऐसा एक्ट जो ले जाता हो टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ रॉन्ग। अब आते हैं हम लोग कंडक्ट पे। देखो कंडक्ट दोनों परिस्थिति में भी रेलेवेंट होगा, आइदर सिविल सूट के भी प्रोसीडिंग में और क्रिमिनल केस की भी प्रोसीडिंग में रेलेवेंट होगा। इस बात को नोट डाउन कर लेना। बेयर एक्ट होगा ना पास में, तो देखना वहां लिखा होगा, हालांकि मैंने तो तोड़ के लिखा है, ठीक है ना, मैंने जो है तोड़ के लिखा है ताकि लेंदी नहीं हो और बात समझ में आए। तो कंडक्ट क्या है, दोनों चीज में रेलेवेंट होगा, सिविल सूट में भी और क्रिमिनल केस की भी प्रोसीडिंग में। कंडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आचरण। अच्छा, कंडक्ट किसका रेलेवेंट होगा, किसका कंडक्ट जो है रेलेवेंट माना जाएगा। तो कंडक्ट तुम्हारा पार्टी का रेलेवेंट माना जाएगा, विक्टिम का रेलेवेंट माना जाएगा और उस पार्टी के एजेंट का रेलेवेंट माना जाएगा एज पर सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत पार्टीज का, पीड़िता का और उन पार्टी के एजेंट का कंडक्ट रेलेवेंट माना जाएगा। कोई भी पूछे कि विटनेस का कंडक्ट रेलेवेंट होगा धारा 6 के तहत, तो नहीं होगा। धारा 6 में विटनेस का कंडक्ट रेलेवेंट नहीं होता है। रेस्ट अदर धारा में 7 में 8 में 9 में कहीं पर भी रेलेवेंट प्रूफ करा दो, बट धारा 6 में विटनेस का कंडक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। अच्छा, कंडक्ट को देखने के लिए कौन सा कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, बेयर एक्ट भी देखोगे तो वहां लिखा होगा, ठीक है। कंडक्ट को देखने के लिए, उसके आचरण को जानने के लिए, चाहे वो पहले का आचरण हो या बाद का आचरण हो, ठीक है ना, चाहे वो पूर्ववर्ती आचरण हो या बाद का यानी पश्चातवर्ती आचरण हो। इसको हम लोग और अच्छा शुद्ध हिंदी में लिखे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चातवर्ती आचरण, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नए होगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कंडीशंस दो तरह के से, पहला कंडीशन कि जब वह कंडक्ट, जब वह आचरण फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के आसपास क्या करे, रिवॉल्व करे। विवाद का विषय या सुसंगत तथ्य के आसपास अगर वह आचरण रिवॉल्व करेगा तभी वह कंडक्ट क्या होगा, रेलेवेंट माना जाएगा। या फिर वह कंडक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होगा या इन्फ्लुएंस्ड होगा, किससे, रेलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से, तो वह कंडक्ट रेलेवेंट माना जाएगा। तो यही दो कंडीशन है, अपने नोट्स में जरूर लिखना कि 2 कंडीशंस
while following the क्या क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं, कंडक्ट को जानने के लिए, मतलब कंडक्ट रेलेवेंट है कि नहीं है, तो उसके कंडीशंस को जानने के लिए दो तरह का कंडीशन है। तो दो तरह का कंडीशन क्या है भाई, कि जब वह कंडक्ट रिवॉल्व करेगा फैक्ट इन इशू के, मतलब विवाद के विषय के आसपास, या रेलेवेंट फैक्ट के आसपास, यानी सुसंगत तथ्य के आसपास, या फिर उस विवाद के विषय को या उस सुसंगत तथ्य को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, या फिर इन्फ्लुएंस जो होगा, ठीक है ना, तब वो कंडक्ट क्या होगा, रेलेवेंट माना जाएगा। अच्छा, कंडक्ट का एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशन है, दो तरीके का एक्सप्लेनेशन है। अगर देखोगे बेयर एक्ट में तो वहां 2 एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन जरा पढ़ो, क्या लिखता है कि द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। इस सेक्शन में जो कंडक्ट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और जो कंडक्ट का वर्ड दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं माना गया है। जब तक वह स्टेटमेंट किसी एक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, किसी कंडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, तब तक वह स्टेटमेंट रेलेवेंट माना नहीं जाएगा। हमको पता है कि अभी नहीं समझ में आया होगा, हम एग्जांपल से समझाएंगे। बस याद रखना कि एक्सप्लेनेशन 1 में स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि उस विवाद के विषय में या उस सुसंगत तथ्य में किसी एक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, तब तक वह स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। पढ़ो तो देखो लिखा होगा, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट, तब तक वह स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट, बताए ना हम, जब तक वह किसी एक्ट को, किसी कंडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, तब तक वह स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 के तहत रेलेवेंट माना नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 2 पे जरा हम लोग आए, क्या कहता है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट सुसंगत माना जाता है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, कि कोई भी स्टेटमेंट उसके द्वारा दिया गया होगा और इन हिज प्रेजेंस, या उसके प्रेजेंस में दिया गया होगा, उसकी उपस्थिति में दिया होगा, सुनवाई के दौरान, which affect such conduct is relevant, तब वह कंडक्ट क्या होगा, रेलेवेंट होगा। सेम बात कह रहा और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, देखो हम समझा रहे हैं, हम जो है बेझिझक तुम्हें समझा दे रहे हैं। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, दोनों है। बी नाम के व्यक्ति ने जो है ए नाम के व्यक्ति को क्या किया है, भड़काया है। ठीक है, बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया, ए नाम के व्यक्ति को क्या किया, भड़का दिया कि फलाना आदमी कुछ भी कर रहा है, तुम उसको जा करके जरूर कर सकते हो इस तरह का काम। तो ए नाम का व्यक्ति क्या किया भाई, ए नाम का व्यक्ति जा करके उसको मार दिया। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति जा करके उसको मार दिया या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। तो बी नाम का व्यक्ति जो उसको बात बताया, जो उसको स्टेटमेंट दिया उस व्यक्ति के बारे में, किसको, ए नाम के व्यक्ति को, वह भी रेलेवेंट होगा। और ए नाम के व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट को सुन करके किसी एक्ट को अंजाम दे दिया, वह भी रेलेवेंट होगा। तो यही कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट तब तक रेलेवेंट नहीं होगा जब तक वो किसी एक्ट को, किसी कंडक्ट को अफेक्ट नहीं करे। स्टेटमेंट एंड कंडक्ट आर बोथ रेलेवेंट इफ अफेक्ट सच कंडक्ट, जब वह किसी कंडक्ट को अफेक्ट करेगा तभी वह स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, एग्जांपल फिर से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। देखो, चंदन नाम का लड़का है, ठीक है, महेश से बात कर रहा है दीपू नाम के लड़के के बारे में। चंदन महेश से बात कर रहा है दीपू नाम के लड़के के बारे में कि दीपू जो है ना, अब जो भी बात कर रहा होगा, कुछ ऐसा बात कर रहा हो जो महेश को थोड़ा दीपू पे गुस्सा आया होगा। ठीक है, अब जो भी बात करे, क्या बोलते हैं, दीपू के बारे में क्या बात करें भाई, हाँ देखो, चंदन नाम का लड़का जो है महेश से बात कर रहा है दीपू के बारे में कि दीपू जो है ना, महेश तुमको बड़ी बुरा भला कहा, बड़ी गाली गलौज तुमको किया है, और कह रहा था कि जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ेगा ना महेश, उसको हम मार देंगे।
उसको हम मार देंगे और किसी को कानो खबर नहीं चलेगा कि दीपू जो है महेश को मारा है और मार के फेंक दिया है गंगा नदी। ठीक है, चंदन क्या दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है किसको, महेश को। महेश जाकर के कंडक्ट कर दिया, क्या कर दिया भाई, कुछ कर दिया, ऐसा किया कि जिससे दीपू का मौत हो गया या दीपू को ग्रीवियस हर्ट पहुंच गया। ठीक है ना, किसी तरह का कंडक्ट जाकर के कर दिया, मतलब कंडक्ट पे अफेक्ट आ गया ना, अफेक्ट सच कंडक्ट, कोई जाके एक्ट कर दिया, कौन, महेश, तो उस कंडक्ट पे क्या पड़ा, अफेक्ट पड़ा, तो यह क्या होगा, रेलेवेंट होगा। क्या, स्टेटमेंट, कौन दिया, चंदन दिया, किसको दिया, महेश को दिया, महेश क्या किया, एक एक्ट कर दिया जाकर के, क्या होगा, रेलेवेंट होगा। तो यही तुम्हारा धारा नंबर 6 कहने चाहता है और कुछ भी नहीं कहना चाहता है। तो आई होप बड़े ही सरल शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया। अगर नहीं समझ में आए पूछ लेना दोबारा कमेंट बॉक्स में। हालांकि यार लाइक एंड सब्सक्राइब तो आ नहीं रहा है, अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करो। और अगर किसी तरह का भी दिक्कत हो, किसी भी मेरे बताने के कहीं भी तरीके पे अगर दिक्कत हो तो बेझिझक पूछो, मैं और बेहतरीन तरीके से जो है ना उसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है यार, माइक तो हम ऑन ही नहीं किए थे, देखो माइक जो है ऑन नहीं किए और पूरा क्लास रिकॉर्ड भी कर दिए। चलो कोई बात नहीं, एक हम लोग जाते जाते इलस्ट्रेशन देख ले। कौन सा इलस्ट्रेशन देख ले बताओ। ए इज ट्राइड, इलस्ट्रेशन नंबर सी देखो, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई पॉइजन। ए बी को जो है जहर देके मारना चाहता है, ठीक है, कोशिश कर रहा है। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, तथ्य यहाँ पर यह है कि बी के मारने से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलेवेंट। ए ने जो है बी को वैसा ही पॉइजन दिया है, तो वह क्या होगा, रेलेवेंट होगा और कुछ नहीं। और इलस्ट्रेशन देख लो, को इलस्ट्रेशन नंबर एफ देखो। द क्वेश्चन इज वेदर, सवाल यहाँ पर यह है क्या ए ने बी को लूटा है। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब, बी के लूट जाने के बाद का तथ्य बोल रहे हैं। सी सेड इन ए प्रेजेंस, ए के प्रेजेंस में सी कहता है कि द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब बी। अरे ये तो वही वाला एग्जांपल हो गया जो मैंने इससे लास्ट वाले लेक्चर में कहा था। देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को लूटा है। तो बी के लूट जाने के बाद ए के प्रेजेंस में सी कहता है कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने जिसने बी को लूटा है। ए वहां से भाग गया, तो ए का भाग जाना क्या दर्शा रहा है, एक कंडक्ट को दर्शा रहा है ना। उस एक्ट किया, क्या किया, एक्ट, भाग गया, ठीक है, भागा, अफेक्ट किया उस कंडक्ट को, तो दर्शा रहा है। ये दर्शाना भी रेलेवेंट होगा एज पर सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इनफ है, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम लोग नए लेक्चर में, सेक्शन नंबर 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो और नवरात्रि एंजॉय करो, ठीक है। चलो बाय बाय।